नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आने वाले 1-2 महीने आपके एग्ज़ाम के ही हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का भी 8 तारीख को एग्ज़ाम है, यूपी SSC का भी आ रहा है, UPSI का भी और SSC के भी। तो इनमें आर्टिकल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। तो उससे पहले बता दूं मैं अपने बारे में, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और MA हिस्ट्री से, और मैं असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। दोस्तों, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज होते हुए देखा है, और कई बार गलती यहाँ पे बच्चे करके आते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और जबकि आर्टिकल 3 में क्या है कि जो राज्य होते हैं उनके क्षेत्रफल में बदलाव या सीमा या नाम परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। उम्मीद है कि अब आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आर्टिकल 1 क्या हो गया? सबसे पहले संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसका मतलब अनुच्छेद 1 में सारे राज्यों के नाम और संघ का नाम, और आर्टिकल 2 में जो नए राज्य होंगे उनका प्रवेश या स्थापना, और आर्टिकल 3 मैंने बता दिया है। अब आते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये अनुच्छेद आर्टिकल 6 और 7 तब लागू हुए थे जब भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, यानी कि 1947 के समय। तो आर्टिकल 6 में क्या था कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले यानी कि आने वाले, और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन या पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये नागरिकता में हो गए आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। और आर्टिकल 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब आते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे जो मूल अधिकारों से हैं। मूल अधिकारों में सबसे पहले अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में मूल इसकी परिभाषा दी हुई है। फिर अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब आप समझते हैं कि विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे। और आर्टिकल 15 कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 आप सभी की याद होता है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में। और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और आर्टिकल 23 में है बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध। और आर्टिकल 24 में है कारखानों में बाल श्रम का निषेध। तो आर्टिकल 23-24 भी कई बार कंफ्यूज होता है बच्चों में। बता दूं कि आर्टिकल 24 में है बाल श्रम का निषेध, और आर्टिकल 23 में है बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती काम करवाना एवं मानव के दुर्व्यापार का निषेध। उम्मीद है कि आप इसे नहीं बोलेंगे, 23-24 भी कई बार पूछे गए हैं। और आर्टिकल 32 में है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। अब है नीति निर्देशक तत्व से। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। और 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ये किस में है? आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 के मूल कर्तव्य, याद कर लीजिएगा कौन सा? 51 के। अब आते हैं आर्टिकल 52 में है
भारत के राष्ट्रपति। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये हो गए आर्टिकल 52 और 61 महाभियोग, यानी कि महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को तभी हटाया जाएगा जब उन पर महाभियोग चलाया जाता है। फिर है आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कई बार पूछा गया है, जैसे कि आर्टिकल 76 है, इसमें है भारत का महान्यायवादी। अब आते हैं आपके आर्टिकल 79, 80, 81, ये तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आर्टिकल 79 संसद का गठन, यानी कि 79 में संसद, 80 राज्यसभा की संरचना और आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना। तो याद कर लीजिएगा 79, 80, 81। 79 में संसद, संसद में क्या क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो सबसे पहले राज्यसभा आर्टिकल 80, फिर लोकसभा आर्टिकल 81। तो ये हो गए आपके संसद से। और इसमें ही है आर्टिकल 110, इसमें है आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा, और आर्टिकल 112 जिसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, वो क्या होता है टेक्निकली, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे हम बजट कह देते हैं। और आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, किसमें, 1, 2, 3, यानी कि आर्टिकल 123 में 1, 2, 3 ऐसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आर्टिकल 124 पर, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि 123 के बाद तुरंत आते हैं हम उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन पर। और इसी में है जो इम्पोर्टेंट है उच्चतम न्यायालय का 143, इसमें है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। हालांकि उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे आर्टिकल हैं, मैंने आपको 2 ही बताए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 124 और 143। फिर आता है आर्टिकल 148, इसमें है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आर्टिकल 155, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति, किसमें है, आर्टिकल 155 में। तो अब आते हैं आर्टिकल पर, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में है क्षमा करने की शक्ति, किसकी, राज्यपाल की, ये किस में है, आर्टिकल 161 में। और फिर है इसके बाद देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया, आर्टिकल 200, इसमें है विधेयकों पर अनुमति। फिर ये तो हो गया 200। जो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति कौन सी थी, आर्टिकल 32, और उच्च न्यायालय की हो जाएगी आर्टिकल 226, ये भी कई बार पूछा गया है। फिर है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, वो आता है आर्टिकल 239 कै, यानी कि 239 ए। फिर 262 ये अंतर्राज्यीय नदी या विवाद होते हैं उसके लिए, और आर्टिकल 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 262 और 263 एसएससी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, एसएससी हो या असिस्टेंट कमांडेंट में भी आर्टिकल 263, 62 से कई बार क्वेश्चन आए हैं। फिर 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। फिर वित्त आयोग है 280। फिर इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं 312, अखिल भारतीय सेवाएं या 312 याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315। और फिर अब आते हैं आपातकाल पर, 352 सभी को पता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। फिर 360 वित्तीय आपातकाल। और 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या इनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव, ये 365 है। इसके द्वारा ही 356 के तहत क्या नाम है उसका आपातकाल लगाया जाता है, किसमें, स्टेट में। फिर 368 में क्या है, संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नाम है आर्टिकल, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने पिछले कई सारे एग्जाम देखे हैं, वहाँ से छांट कर मैंने आपके लिए बनाए हैं। फिर भी 5-6 आर्टिकल या आप कह सकते हैं 10-15 आर्टिकल छोड़े हैं मैंने जानबूझकर। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। और अनुसूची को याद करने के लिए मैंने अपनी पॉलिटी के क्लास में आपको पहले ही बता दिया है शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर भारत की राज्य व्यवस्था के नाम से मैंने बनाई हुई है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं।
तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।